बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फंक्शंस। सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं वो देखते हैं। मेम्ब्रेन कंपोनेंट, प्रिकर्सर टू बाइल एसिड्स, विटामिन डी एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। उसके अलावा दीज आर थिंग्स विच विल बी मेड बाय cholesterol, bile acids, vitamin D and steroid hormones. ठीक है, these things will be synthesized from cholesterol. Is that clear? आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर। उसके बाद हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। कोलेस्ट्रॉल जो है एक हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है वाटर रिपेलेंट, जो वाटर से अवे भागे। ठीक है, वाटर से दूर जाए। It consists of 4 fused hydrocarbon rings A to D. For example, A, B, C and D, called the steroid nucleus. ये 4 फ्यूज रिंग हाइड्रोकार्बन रिंग्स के साथ मिलकर बना होता है। उन चारों रिंग्स को कलेक्टिवली हम स्टेरॉयड न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इट हैज़ एन 8 कार्बन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन चेन अटैच टू कार्बन 17 ऑफ द डी रिंग। जो डी रिंग है उसके कार्बन नंबर 17 के ऊपर एक 8 कार्बन ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड होती है। ठीक है, रिंग ए हैज़ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3 और रिंग ए के कार्बन नंबर 3 के साथ एक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप अटैच होता है। एंड रिंग बी हैज़ अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 और रिंग बी में कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान में एक डबल बॉन्ड होता है। ये देखें, ये रिंग डी है। ठीक है, ये ए बी सी एंड डी, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्टेरॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो ग्रुप रिंग डी है उसके कार्बन नंबर 17 के ऊपर एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड है। ठीक है, 8 कार्बन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन किस जगह पे अटैच है? कार्बन नंबर 17 के ऊपर। उसके अलावा रिंग ए के कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, और ये वाला जो OH है, ये वाली जो साइट है, दिस साइट इज फॉर द स्टेरिफिकेशन। इस जगह पे आपके फैटी एसिड अटैच होंगे और फ्री कोलेस्ट्रॉल को स्टेरिफाई कर देंगे, फ्री कोलेस्ट्रॉल को ईस्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है रिंग बी। रिंग बी में क्या होता है कि बिटवीन 5 एंड 6 कार्बन एटम देयर इज अ डबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? कोलेस्ट्रॉल की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। यस सर। जी सर। यही सेम चीज़ें इधर लिखी हुई हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। मोस्ट प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इज एन स्टेरिफाइड फॉर्म। जो मोस्टली प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्टेरिफाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, ईस्टर की फॉर्म में होता है, वो फ्री कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। विद अ फैटी एसिड अटैच्ड एट कार्बन नंबर 3 विच मेक्स द स्ट्रक्चर इवन मोर हाइड्रोफोबिक देन फ्री कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नॉर्मली जो फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। जब वो स्टेरिफाई हो जाता है, जब ईस्टर की फॉर्म में आ जाता है तो वो और ज़्यादा हाइड्रोफोबिक हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा वाटर को रिपेल करेगा। ये देखें, ये वाली वो कार्बन है, कार्बन नंबर 3, जहाँ पे OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, इस जगह पे आके फ्री फैटी एसिड अटैच होगा और जब फ्री फैटी एसिड इस जगह पे अटैच होगा यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिलीज करवा देगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करवाएगा और इस जगह पे आके अटैच हो जाएगा। जब इस जगह पे आके अटैच हो जाएगा तो फ्री कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? जी सर। रोल ऑफ द लिवर इन कोलेस्ट्रॉल बैलेंस। कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस में लिवर का क्या रोल है? सोर्सेज ऑफ हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल। हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज कौन कौन से हैं? डाइट्री कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम काइलोमाइक्रोन रेमानेंट्स। जो डाइट्री कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम थ्रू डाइट इंटेक करते हैं वो काइलोमाइक्रोन रेमानेंट की फॉर्म में होता है। काइलोमाइक्रोन रेमानेंट में से जब काइलोमाइक्रोन में से जब ट्राइएसाइल कोलेस्ट्रॉल को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, वहाँ से जब ट्राइएसाइल कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाएगा तो उसके जो रेमानेंट्स, उसके जो पीछे बचा हुआ हिस्सा है उसको काइलोमाइक्रोन रेमानेंट बोलते हैं। उस काइलोमाइक्रोन रेमानेंट के पास क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स होते हैं
और उसके अलावा विटामिन बी, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है, काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स के अंदर। कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल पेरिफेरल टिश्यूज जिसमें एडिपोज टिश्यूज हैं, ठीक है, फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, वहाँ से एचडीएल क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके आएगा टुवर्ड्स लीवर, रिवर्स द कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट वाया एचडीएल, यानी कि पेरिफेरल टिश्यूज से लीवर की तरफ कोलेस्ट्रॉल को लेके आना। उसके अलावा डिनोवो सिंथेसिस यानी कि न्यू कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाना, ठीक है। सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल आ सकता है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के थ्रू, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से जो कोलेस्ट्रॉल है उसको दोबारा एचडीएल किस जगह पे लेके आएगा, लिवर के अंदर, उसके अलावा न्यू कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस। उसके बाद है फेट ऑफ हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल। हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल जो होगा उसकी फेट क्या हो सकती है, उससे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, वो कहाँ पे जा सकता है, VLDL मोर देन LDL ट्रांसपोर्ट टू द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, यानी कि एक तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसको VLDL की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है टू द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यूज के अंदर, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सक्रीशन इनटू द बाइल, उसके अलावा डायरेक्टली बाइल के अंदर एक्सक्रीट किया जा सकता है। गाल स्टोन्स कॉमनली आर प्रेसिपिटेट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो गाल स्टोन होते हैं, गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स बनते हैं वो यूजुअली कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। अकर्स व्हेन बाइल बिकम्स सुपर सैचुरेटेड विद कोलेस्ट्रॉल, वो कब बाइल गाल स्टोन कब कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनेंगे, जब जो बाइल होगा वो सुपर सैचुरेट होगा विद कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जब बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, क्योंकि गाल ब्लैडर के अंदर बाइल ने कुछ टाइम के लिए स्टे करना होता है, जब वहाँ पे स्टे करेगा तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो प्रेसिपिटेट होगा, यानी कि नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसकी बेस के अंदर। जब उसकी बेस के अंदर कोलेस्ट्रॉल बैठना स्टार्ट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे उसका हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, गाल स्टोन्स के अंदर, कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन्स के अंदर। बाइल एसिड सिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन इनटू द बाइल, और उसके अलावा ये किस सूरत में लिवर से बाहर जा सकता है, बाइल एसिड की सिंथेसिस, और जब बाइल एसिड सिंथेसाइज हो जाएगा वो वहाँ से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब लिवर के अंदर कहाँ कहाँ से कोलेस्ट्रॉल आ सकता है, 3 जगहों से हमने पढ़ा है कि एक तो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स, दूसरे नंबर पे एचडीएल जो कि एक्स्ट्रा हेपेटिक जो टिश्यूज़ हैं, पेरिफेरल टिश्यूज़, वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके लिवर के अंदर लेके आएगा। उसके अलावा न्यू कोलेस्ट्रॉल जिसको सिंथेसाइज करवाने के बाद लिवर के अंदर आएगा, ठीक है, या लिवर के अंदर उसकी सिंथेसिस होगी। अब लिवर से आगे कहाँ पे जा सकता है, या तो सिक्रीशन हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ VLDL की फॉर्म में अगर सिक्रीशन होगी तो उसको जाके पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट करवाएगा। उसके अलावा फ्री कोलेस्ट्रॉल सेक्रेटेड इन द बाइल, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को बाइल के अंदर सिक्रीट किया जा सकता है। और नंबर 3, तीसरी इसकी फेट क्या हो सकती है, कन्वर्जन टू बाइल एसिड्स एंड बाइल साल्ट, उसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है इसको बाइल साल्ट और बाइल एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई है? Yes, sir. अब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी साइट फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज लिवर, इसकी प्राइमरीली किस जगह पे सिंथेसाइज होगा न्यू कोलेस्ट्रॉल, लिवर के अंदर। उसके अलावा सेकेंडरी साइट इसकी एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ओवरीज और टेस्टिस हैं। ओवरऑल इक्वेशन, कौन कौन सी चीज़ें आपस में मिल के कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाएंगी, एसिटाइल CoA, उसके अलावा ATP, उसके अलावा NADPH और ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, ठीक है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी इस रिएक्शन के दरमियान, ठीक है, और NADP यानी कि रिड्यूस होगा, ये हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगा। उसके अलावा जो ATP हमने यूज़ किया था वो क्या करेगा, फॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये इसकी टोटल इक्वेशन दी गई है, ओवरऑल इक्वेशन। अब इसके सिंथेसिस के जो स्टेजेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ HMG-CoA, सबसे पहले जब भी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, 2 एसिटाइल CoA आपस में मिलेंगे, ठीक है। एसिटाइल CoA एसिटाइल ट्रांसफेरेजेस की मदद से ये एक एंजाइम है जो उसको कन्वर्ट करेगा एसिटो एसिटाइल CoA के अंदर, ठीक है। एसिटो एसिटाइल CoA विल कंबाइन विद एन अदर एसिटाइल CoA
in the presence of HMG-CoA synthase and it will convert into HMG-CoA, ठीक है। HMG-CoA सिंथेज की मौजूदगी में एसिटो-एसिटाइल-CoA मिलेगा एसिटाइल-CoA के अंदर, एसिटाइल-CoA के साथ, और कन्वर्ट होगा इनटू HMG-CoA के अंदर, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है HMG-CoA ये आगे मजीद कैस्केड में इंटर हो जाएगी और ये आगे किस चीज़ की, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में काम आएगी। HMG क्या चीज़ है? 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए, ठीक है। ये इस प्रोडक्ट का नाम है। स्टेप 1 समझ आ गया? यस सर। स्टेप 1 में 2 एसिटाइल आपस में पहले मिलेंगे, ठीक है, और एसिटो एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट होंगे। उसके बाद एसिटो एसिटाइल को ए के अंदर एक और एसिटाइल ऐड होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू HMG को ए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करवाने के लिए जो एंजाइम ज़रूरी है उसको बोलते हैं HMG को ए सिंथेज। अब जो HMG को ए बन गया है वहां से हमने क्या करवाना है, कन्वर्जन ऑफ HMG को ए टू एक्टिवेटेड आइसोपेरिनॉइड्स। अब इसको कन्वर्ट करवाना है एक्टिवेटेड आइसोपेरिनॉइड्स के अंदर, ठीक है। तो उस काम के लिए HMG को ए विल कन्वर्ट इनटू मेवालोनिक एसिड। मेवालोनिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए HMG को ए रिडक्टेज की जरूरत होती है। ये एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है HMG को ए रिडक्टेज, ठीक है। इस कंडीशन इस रिएक्शन में क्या होगा कि रिडक्टेज एंजाइम है, इसने क्या करवाना है, इसकी रिडक्शन करवानी है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करवाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेवालोनिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू आइसोपेंटेनॉइल पायरोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। आइसोपेंटेनॉइल पायरोफॉस्फेट आगे रिवर्स रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होगा इनटू डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर। और इस काम के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको बोलते हैं आइसोपेंटेनॉइल पायरोफॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। आइसोपेंटेनॉइल पायरोफॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, यानी कि इस एंजाइम की मौजूदगी में आइसोपेंटेनॉइल पायरोफॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस यस सर। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप लोग बताएं, मैं आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो सर, आगे एक बार समझ। दोबारा एक्सप्लेन कर दें। इसी रिएक्शन को यस सर। स्टेप 1 में हमने क्या करवाया है कि HMG को ए की प्रोडक्शन करवाई है, ठीक है। HMG को ए की प्रोडक्शन करवाने के लिए सबसे पहले 2 एसिटाइल आपस में मिलेंगे, वो कन्वर्ट होंगे इनटू एसिटो एसिटाइल को ए के अंदर, ठीक है। एसिटो एसिटाइल को ए के अंदर एक और एसिटाइल को ए को ऐड किया जाएगा, ठीक है। और उससे हम क्या चीज़ बनवाएंगे, HMG को ए विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम HMG को ए सिंथेज। यहाँ पे हमने क्या करवाया है, HMG को ए की सिंथेसिस करवा ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इससे हमने एक्टिवेटेड आइसोपेरिनॉइड्स की प्रोडक्शन करवानी है, ठीक है। तो HMG को एक रिडक्टेज की हेल्प से हमने क्या करवाना है कि HMG को एक के अंदर हमने हाइड्रोजन एटम को ऐड करवाना है। 2 हाइड्रोजन एटम इसके अंदर ऐड होंगे और ये कन्वर्ट होगा इनटू मेवालोनिक एसिड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन एटम ऐड करवाने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है उसको बोलते हैं HMG को ए रिडक्टेज, ठीक है। अब जो मेवालोनिक एसिड है ये इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। इस काम के लिए ATP की जरूरत होती है, यानी कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये कन्वर्ट होगा आगे आइसोपेंटेनॉइल पेंटेनॉइल पायरोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। और वो आगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू यानी कि कन्वर्ट होगा इनटू डाइमेथिलाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर। इन दोनों की आपस में जो कन्वर्जन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। डाइमेथिलाइल पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है इनटू पेंटेनॉइल पायरोफॉस्फेट के अंदर, और आइसोपेंटेनॉइल पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है इनटू डाइमेथिलाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। तो इनकी कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम है आइसोपेंटेनॉइल पायरोफॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। ये वाला जो रिएक्शन है इस एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा होता है। तो इस जगह पे हमने क्या किया, आइसोपेरिनॉइड्स की प्रोडक्शन करवा ली है। ये 5 कार्बन एटम है। इस आइसोपेरिनॉइड के पास कितने कार्बन एटम्स होंगे, 5 कार्बन एटम्स होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पे हमने क्या चीज़ करवाई है, आइसोपेरिनॉइड्स की प्रोडक्शन करवाई है, एक्टिवेटेड आइसोपेरिनॉइड्स की। उसके बाद है कंडेंसेशन ऑफ आइसोपेरिनॉइड्स टू सिक्वेलिनी। ये वाले आइसोपेरिनॉइड्स जो हमने प्रोड्यूस करवाए हैं अब इनको कंडेंस करना है, अब इनको आपस में हमने मिलाना है, ठीक है।
6 isoperonoids condense to form a 30 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो आइसोपेरोनॉइड्स प्रोड्यूस हुए हैं इनके पास 5 कार्बन होते हैं, एक आइसोपेरोनॉइड के पास 5 कार्बन होते हैं। तो हमने क्या करवाना है, 6 आइसोपेरोनॉइड्स को आपस में कंडेंस करवाना है। ठीक है, जब 6 आइसोपेरोनॉइड्स आपस में कंडेंस होंगे तो हर आइसोपेरोनॉइड के पास 5 कार्बन एटम है, तो उनके पास टोटल कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है, और जब 30 कार्बन एटम हो जाएंगे तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सिक्वेलेनी। ठीक है, सिक्वेलेनी के में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और उसके अलावा हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द लेनोस्टिरोल। लेनोस्टिरोल के अंदर हम मजीद 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाएंगे। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाएंगे। ठीक है, ये चूंकि ये एक 30 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको आगे हम कोलेस्ट्रॉल में उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं करवा सकते जब तक हम इसमें से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को बाहर ना निकाल दें, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो 27 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके पास 27 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो हुआ क्या है कि 30 में से 3 कार्बन एटम्स निकल गए तो पीछे 27 रह जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। इज दैट क्लियर? समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 एसिटाइल को ए आपस में मिले थे, उन्होंने एसिटो एसिटाइल को ए बनाया था और उसके अंदर एक मजीद एसिटाइल को ए को इंटर करवाया था। ठीक है, उससे क्या हुआ था, HMG को ए की प्रोडक्शन हो गई थी। ठीक है, HMG को ए की फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटालाइल को ए, इसको HMG को ए भी बोलते हैं। ठीक है, HMG को ए उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये उसकी फुल फॉर्म है। उसके अंदर हमने हाइड्रोजन एटम्स को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ HMG को ए रिडक्टेज इंजाइम की मौजूदगी में, वो कन्वर्ट हो गया मेवालोनिक एसिड के अंदर। मेवालोनिक एसिड के अंदर हमने मेवालोनिक एसिड आगे कन्वर्ट होगा इनटू आइसो पेंटिनॉइल पायरोफॉस्फेट के अंदर प्लस डाईमेथाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ये 5 कार्बन एटम है और इसका मेवालोनिक एसिड को इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि ATP की फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। ये आगे कन्वर्ट होंगे ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर जो कि 10 कार्बन एटम है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, इनकी आगे इसी तरह कंडेंसेशन होती जाएगी करते कराते ये 30 कार्बन एटम 6 आइसोपेरिनॉइड्स जब आपस में मिलेंगे, 6 आइसोपेरिनॉइड्स के आपस में मिलने के बाद ये एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको बोलते हैं सिक्वेलेनी। ये 30 कार्बन एटम प्रोडक्ट है। उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे और ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लेनोस्टिरोल के अंदर। लेनोस्टिरोल के अंदर मजीद ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ऐड करवाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ NADPH। ठीक है, NADPH यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम देगा और यहाँ से रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ NADP। ठीक है, और इसके अलावा ये वाले जो हमने 3 ऑक्सीजन एटम ऐड करवाए थे, ये अपने साथ 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स को लेके बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगी उसको कोलेस्ट्रॉल का नाम देंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। कन्वर्जन ऑफ सिक्वेलेनी टू कोलेस्ट्रॉल। सिक्वेलेनी के अंदर जब ऑक्सीजन को ऐड करवाया तो वो कन्वर्ट हो गए इनटू लेनोस्टिरोल। लेनोस्टिरोल के अंदर हमने हाइड्रोजन एटम ऐड करवाए। ठीक है, उसके अलावा 3 ऑक्सीजन एटम ऐड करवाए। 3 ऑक्सीजन एटम ऐड होने के बाद वहाँ से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए। जो लेनोस्टिरोल है ये 30 कार्बन एटम है। ठीक है, यहाँ से जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के मॉलिक्यूल्स निकल गए तो पीछे जो प्रोडक्ट बनी उसको हमने कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया, और कोलेस्ट्रॉल के पास 27 कार्बन एटम्स होते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लिया करें, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा। उसके बाद है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। ऑल कार्बन फ्रॉम द एसिटाइल को ए, मोस्टली जो कार्बन आते हैं वो एसिटाइल को ए से आएंगे। रिक्वायर्स NADPH। NADPH की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि NADPH क्या करेगा, रिडक्शन करवाएगा, हाइड्रोजन एटम्स ऐड करवाएगा इसके अंदर। ATP की फॉर्म में हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स को कैरी ऑन करवाने के लिए। और उसके अलावा ऑक्सीजन, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के दरमियान। स्टेजेस, इसकी 4 स्टेजेस हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है।
स्टेज 1 फॉर्म्स HMG को ए। फर्स्ट स्टेज के अंदर जब हम क्या करेंगे, दो एसिटाइल को ए को आपस में मिलाने के बाद एसिटो एसिटाइल को ए बनाया, ठीक है। एसिटो एसिटाइल को ए के अंदर मजीद एक एसिटाइल को ए को ऐड करवाने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी थी वो HMG को ए है, ठीक है। HMG को ए को आगे हमने कन्वर्ट करवाना होता है आइसोपेरेनॉइड्स के अंदर, ठीक है। एक्टिवेटेड आइसोपेरेनॉइड्स के अंदर फॉर्म एक्टिवेटेड 5 कार्बन इंटरमीडिएट्स कॉल्ड आइसोपेरेनॉइड्स। इनके पास आइसोपेरेनॉइड्स के पास 5 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। अब 6 आइसोपेरेनॉइड्स आपस में कंडेंस होके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम स्क्विलेनी का नाम देते हैं, ठीक है। वो स्क्विलेनी आगे कन्वर्ट होगी इनटू द कोलेस्ट्रॉल। इज दैट क्लियर? ये इसकी मेन 4 हेडिंग्स है, 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। Yes. ये वही Yes, sir. इक्वेशन है जो कि हमने स्टार्ट में देखी थी कि एसिटाइल कोए की ज़रूरत है, ATP की ज़रूरत है, NADPH की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, कोलेस्ट्रॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, NADP, क्योंकि NADPH आगे रिड्यूस होकर हाइड्रोजन एटम्स इंटर करवाएगा प्रोडक्ट के अंदर और NADP की फॉर्म में रिलीज होगा। ATP क्या करेगा, फॉस्फेट को प्रोवाइड करेगा, फॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और ADP की फॉर्म में रिलीज होगा। रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, इसको रेगुलेट करवाने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है, जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, वो है HMG को ए रिडक्टेज। ये वो वाला एंजाइम है जो कि आइसोपेरेनॉइड्स की फॉर्मेशन और उनकी एक्टिवेशन के लिए जो यूज हो रहा है, ठीक है, ये वाला स्टेप, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ HMG को ए टू द एक्टिवेटेड आइसोपेरेनॉइड्स, इस काम के लिए ये वाला जो एंजाइम यूज हो रहा है HMG को ए रिडक्टेज, इसकी बात कर रहे हैं। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, HMG को ए रिडक्टेज द रेट लिमिटिंग एंजाइम इज द मेजर कंट्रोल पॉइंट फॉर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। अगर HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला एंजाइम डिसाइड करेगा कि कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज करवानी है या डिक्रीज करवानी है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है स्टीरोल डिपेंडेंट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इसके जीन एक्सप्रेशन के बारे में हम देखते हैं कि कैसे स्टीरोल डिपेंडेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर HMG को ए रिडक्टेज, इस एंजाइम की बात कर रहे हैं जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है, जो डिसाइड करेगा कि कोलेस्ट्रॉल की कितनी बायोसिंथेसिस होनी चाहिए, ठीक है। इस एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए एक जीन होती है, ठीक है। वो जीन जब एक्सप्रेस होगी तो वहाँ से मैसेंजर RNA, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी उस जीन की, ठीक है। वहाँ से मैसेंजर RNA आएगा, मैसेंजर RNA जब साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स उसको रीड करेंगे तो एक पेप्टाइड फॉर्म होगा, उस पेप्टाइड को हम HMG को ए रिडक्टेज का नाम देते हैं। और ये वाला जो पेप्टाइड होगा HMG को ए रिडक्टेज, वो जाके कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में आगे एक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब हम देखते हैं कि उसकी एक्सप्रेशन यानी कि HMG को ए रिडक्टेज की प्रोडक्शन के बारे में। उसकी जब जीन एक्सप्रेस होगी उसी वक्त HMG को ए रिडक्टेज की सिंथेसिस होगी। एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर HMG को ए रिडक्टेज इज कंट्रोल्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SREBP2 स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2, ठीक है। ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है इसके ऊपर इसकी जो जीन एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करती है, ये उसे कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। जो स्टीरोल होगा बाइंड्स DNA एट द स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट ऑफ द रिडक्टेज जीन। जो DNA के ऊपर रिडक्टेज जीन के लिए जो स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट है ये उस जगह पे जाके बाइंड होगा स्टीरोल, ठीक है। SREBP इज एन इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्टीरोल रेगुलेटरी बाइंडिंग एलिमेंट है, ठीक है, स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन है, इज एन इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये किस चीज़ का इंटीग्रल प्रोटीन है, ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंटीग्रल प्रोटीन है एंड एसोसिएटेड विद अ सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक और प्रोटीन होता है उसके साथ एसोसिएट होता है जिसको हम एस कैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। एस कैप क्या है?
SREBP क्लीवेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ये क्या करेगा, इस प्रोटीन की क्लीवेज करवाएगा, इसी प्रोटीन की क्लीवेज करवाएगा। ये इस प्रोटीन के साथ एस कैप के साथ एसोसिएट होता है और ये वो जो एस कैप होता है इस प्रोटीन की क्लीवेज करवाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है सर, आ रही है। जीन एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के ऊपर, जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है उसको बोलते हैं SREBP। ठीक है, जो स्टीरोल होगा वो कैसे जाके उसको रेगुलेट करेगा, वो डीएनए के ऊपर वो स्पेसिफिक पोर्शन जिसको हम स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बोलते हैं उसके साथ जाके बाइंड होगा। ठीक है, और वहां से जाके उसको रेगुलेट करेगा। अब ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है ये नहीं है कि हर टाइम पे उसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाता रहेगा। ठीक है, और HMG को रिडक्टेज की प्रोडक्शन होती रहेगी। ये आगे मजीद एक इंटीग्रल प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। ठीक है, जिसको एस्केप का नाम देते हैं, वो इसकी डिग्रेडेशन करवाता है। व्हेन स्टीरोल लेवल इन द सेल आर लो, जिस वक्त स्टीरोल का लेवल सेल के अंदर कम होगा उस टाइम पे क्या होगा, द SREBP एस्केप कम्प्लेक्स इज सेंट आउट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस कम्प्लेक्स को SREBP एस्केप कम्प्लेक्स को बाहर सेंड किया जाता है। ठीक है, टू द गोल्जी अपरेटस के पास। इन द गोल्जी SREBP इज सिक्वेंशली एक्टेड अपॉन बाय 2 प्रोटीएजेस। इसके ऊपर 2 प्रोटीएज एंजाइम एक्ट करेंगे विच जनरेट अ सोलुबल फ्रेगमेंट दैट इंटर्स द न्यूक्लियस। ये प्रोटीएज क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्ट करेंगे और इसकी ब्रेक डाउन करवा देंगे। जब इसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे तो यहाँ से कुछ फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होंगे। वो फ्रेगमेंट किधर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। दैट इंटर्स द न्यूक्लियस बाइंड द SRE एंड फंक्शन एज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। वो जाके क्या करेंगे, वो SRE, ठीक है, स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ बाइंड होंगे। ठीक है, और एंड फंक्शन एज ट्रांसक्रिप्शन, और क्या करवाएंगे, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वहां से मैसेंजर आरएनए इंक्रीज होगा, मैसेंजर आरएनए रिलीज होगा, और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, और मैसेंजर आरएनए से आगे क्या होगा, पेप्टाइड फॉर्मेशन, यानी कि पेप्टाइड किसी प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, और वो प्रोटीन क्या होगा, HMG को रिडक्टेज। इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जब HMG को रिडक्टेज की सिंथेसिस इंक्रीज होगी तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आई है या नहीं आई? सर आ गई है। आ गई है या नहीं आई मुझे बताएं, अदरवाइज मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। चलें ठीक है। उसके बाद व्हेन स्टीरोल आर अबंडेंट, जिस वक्त स्टीरोल का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा होगा उस टाइम पे क्या होगा, दे बाइंड एस्केप एट इट्स स्टीरोल सेंसिंग डोमेन एंड इंड्यूसेस द बाइंडिंग ऑफ एस्केप टू येट अदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, जब इसका स्टीरोल का लेवल ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, एस्केप के साथ बाइंड होगा। ठीक है, टू येट अदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन, और दूसरे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन का प्रोटीन है उसके साथ भी बाइंड होगा। दिस रिजल्ट्स इन द रिटेंशन ऑफ एस्केप ERBP complex in the endoplasmic reticulum, thus preventing the activation of SREBP। ठीक है, यानी कि ये इसमें क्या हुआ है कि SREBP एस्केप कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकला, यानी कि जिस टाइम पे स्टीरोल का लेवल कम होगा ये इस कम्प्लेक्स को गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ सेंड कर देगा, यानी कि गोल्जी बॉडी की तरफ इसको सेंड करेगा। जब गोल्जी बॉडी की तरफ सेंड करेगा, गोल्जी बॉडी में जाके उसकी ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन होने के बाद उसके जो फ्रेगमेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर इंटर होंगे, और न्यूक्लियस के अंदर इंटर होने के बाद उसको जो जीन होगी उसको एक्सप्रेस करवा के वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, यानी कि एक्ट करेंगे एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। लेकिन जिस वक्त स्टीरोल का लेवल ज़्यादा होगा उस टाइम पे क्या होगा, ये एस्केप SREBP का जो कम्प्लेक्स होगा वो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक और प्रोटीन के साथ मिला के उसको उसके अंदर ही रखेगा, यानी कि उसको बाहर निकलने ही नहीं देगा। जब वो बाहर नहीं निकलेगा
तो उसकी ब्रेक डाउन होके उसके पीसीज नहीं बनेंगे। जब पीसीज नहीं बनेंगे वो न्यूक्लियस के अंदर इंटर नहीं होगा। जब न्यूक्लियस के अंदर इंटर नहीं होगा ना ट्रांसक्रिप्शन होगी, ना HMG को ए बनेगा, ना ही आगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. This results in the retention of SREBP SCAP complex in the endoplasmic reticulum, thus preventing the activation of SREBP and leading to down regulation of cholesterol synthesis। ठीक है, यानी कि उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर नहीं जाने देगा और उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की आगे डाउन रेगुलेशन होगी। SREBP क्या चीज़ है आप लोगों को पता है ना? स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एसकैप का क्या है? एसकैप में जो एस है वो है स्टीरोल रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन, क्लीवेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, सी से क्लीवेज, ए से एक्टिवेटिंग, पी से प्रोटीन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है हार्मोनल रेगुलेशन। एन इंक्रीज इन इंसुलिन एंड थायरोक्सिन फेवर्स अप रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर HMG को रिडक्टेज। जब बॉडी के अंदर इंसुलिन का और थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज होगा तो वो क्या करेंगे, फेवर्स अप रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर HMG को ए। वो क्या करेंगे कि जीन की एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवा देंगे, जिससे क्या होगा, जब जीन की एक्सप्रेशन इंक्रीज होगी HMG को ए रिडक्टेज का जो HMG को ए रिडक्टेज की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। जब HMG को ए रिडक्टेज की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बायोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ है कि इंसुलिन और थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज होने से कोलेस्ट्रॉल की जो बायोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ग्लूकागॉन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव द अपोजिट इफेक्ट। जिस तरह इंसुलिन और थायरोक्सिन उसकी कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को इंक्रीज कर रहे हैं, ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे, इसका अपोजिट इफेक्ट है, ये इसकी बायोसिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, कोवलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ HMG को ए रिडक्टेज। Glucagon stimulates adenylyl cyclase producing cyclic AMP, which is a second messenger. Cyclic AMP activates protein kinase A, which will inactivate HMG को A reductase। ठीक है, ये देखिए पहले नंबर पे हम देखते हैं इंसुलिन का, जो हमने इधर पहले पढ़ा है, इंसुलिन और थायरोक्सिन वो कैसे एक्ट करेंगे। इंसुलिन ने एक तो क्या करना है कि ग्लूकोज को आगे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर इंटर करवा देना है। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से आगे एसिटाइल को ए बनेगा और एसिटाइल को ए आगे मिलके एसिटो एसिटाइल को ए। ठीक है, एसिटो एसिटाइल को ए मजीद एसिटाइल को ए के साथ मिलके HMG को ए बनाएगा, जो कि आगे कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में इंटर हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस साइड से इसने इसको स्टिमुलेट किया, इस साइड से इसने इसको फेवर किया। ठीक है, एसिटाइल को ए का लेवल इंक्रीज करके। दूसरे नंबर पे ये कैसे फेवर कर रही है, ये क्या करेगी, HMG को ए रिडक्टेज की प्रोडक्शन और उसकी एक्टिवेशन को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, प्रोटीन फास्फेटेज, ये उस प्रोटीन फास्फेटेज को स्टिमुलेट करेगी। प्रोटीन फास्फेटेज से क्या होगा, HMG को ए रिडक्टेज की एक्टिवेशन, ठीक है, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। जब HMG को ए रिडक्टेज एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, HMG को ए को आगे मेवालोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा और जो आगे स्टेप्स हैं वो आगे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, ये वाला जो एंजाइम है इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अगर इस एंजाइम को रोक दिया जाए, इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, तो इस एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इंसुलिन इस एंजाइम की एक्टिवेशन को इंक्रीज कर रही है तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस इंक्रीज हो रही है। अब ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ये जाके सेल के अंदर सर्पेंटाइन रिसेप्टर के थ्रू GTP प्रोड्यूस करेंगे। GTP ने क्या करना होता है, इस एंजाइम एडिनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देना है। एडिनालाइल साइक्लेज क्या करेगा, ATP से साइक्लिक AMP को प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, जो साइक्लिक AMP है ये एक सेकंड मैसेंजर होता है सेल के अंदर। ठीक है, इसने जाके क्या करवाना होता है, प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन करवानी होती है। ये क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज A को जाके एक्टिवेट करवा देगा। इस प्रोटीन काइनेज ए का काम क्या है, इसने HMG को रिडक्टेज को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये HMG को रिडक्टेज के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके उसको इनएक्टिवेट कर देगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir.
समझ आ गई है कि इंसुलिन कैसे उसको पॉजिटिवली उसको स्टिमुलेट कर रही है और ग्लूकागान कैसे उसको इनहिबिट कर रहा है। Yes, sir. उसके बाद है डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन ह्यूमंस। ह्यूमन सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो न्यूक्लियस है उसको मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। द इंटेक्ट स्टीरोल न्यूक्लियस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय कन्वर्जन टू बाइल एसिड्स, bile salts which are excreted in the feces and by secretion of cholesterol into the bile which transport it to the intestine for the elimination। ह्यूमन बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसका जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसको कैसे बॉडी से बाहर निकालेंगे? इस न्यूक्लियस को या तो बाइल एसिड सिंथेसिस में या बाइल सॉल्ट सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। जब उसको बाइल सॉल्ट या बाइल एसिड सिंथेसिस में यूज़ किया जाएगा तो बाइल जो होगा वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फीसिस के थ्रू आगे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट टू द इंटेस्टाइन फॉर द एलिमिनेशन। जो बाइल होगा उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, वहां से वो फीसिस के थ्रू जिस्म से बाहर चला जाएगा। बाइल एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट्स। बाइल कंसिस्ट ऑफ अ वाटरी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाइल के अंदर ये एक वाटरी मिक्सचर होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉस्फेटिडाइल कोलिन and bile salts are quantitatively the most important organic components of the bile, ठीक है। फॉस्फेटिडाइल और बाइल सॉल्ट जो हैं वो बाइल के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटेटिवली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बाइल एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट। प्राइमरी बाइल एसिड गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, याद है सब लोगों को? सो गए हैं सब के सब? No, sir. जाग रहे हैं। इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को माइंड में है उसका कोई आइडिया? अगर नहीं है तो जाके उसको दोबारा आप लोगों ने देखना है, ठीक है। Yes, sir. Review Okay, करेंगे। sir. जो बाइल एसिड्स होते हैं Okay, वो sir. गुड इमल्सिफाइंग एजेंट हैं, ठीक है। बाइल एसिड्स में कौन कौन से एसिड्स हैं? फोलिक एसिड एंड शिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स हैं, कंजुगेटेड बाइल सॉल्ट्स विद अमाइड बॉन्ड विद ग्लाइसिन और टाउरिन, वेरी गुड इमल्सिफायर, ठीक है। ये किस चीज़ के साथ बाउंड होंगे? तो वो ये बाइल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, ये अमाइड बाउंड या पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ग्लाइसिन और टाउरिन के साथ बाइंड होंगे और बाइल सॉल्ट्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट और टायरोकोलेट, ठीक है। Synthesis of bile acids. Bile acids are synthesized in the liver by a multi-step process. ये liver के अंदर synthesize होता है, आके स्टोर किस जगह पे होता है? बताएं किस जगह पे स्टोर होगा? अगर इस तरह की आप लोग हरकतें करेंगे तो मैं फिर आप लोगों के कैमरे भी ऑन करवाऊंगा। जिस बंदे को मैं जिस टाइम पे बुलाऊंगा अगर उसने आंसर नहीं किया तो मैं उसको एब्सेंट मार्क करूंगा। बिल्कुल भी आपका क्लास के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा। बहरहाल बाइल जो होता है वो लिवर के अंदर सिंथेसाइज होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर आके स्टोर, और उसके अलावा जो बाइल एसिड्स हैं ये इसकी जो सिंथेसिस है लिवर के अंदर होगी और ये मल्टी स्टेप प्रोसेस, ठीक है। स्लाइड्स में शो हो रही शेयर हो रही। Multi-organelle pathway in which hydroxyl groups are inserted at specific positions on the steroid structure। ये सेल के अंदर जो मल्टीपल ऑर्गेनेली होती हैं ये मल्टी ऑर्गेनेली पाथवे के थ्रू बाइल एसिड्स और बाइल एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो
कोलेस्ट्रॉल रिंग हैं, ठीक है, उनमें मल्टीपल साइड्स के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप को ऐड किया जाएगा। डबल बॉन्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिंग, कोलेस्ट्रॉल बी रिंग इज रिड्यूस्ड। जो एक डबल बॉन्ड होता है बी रिंग में कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान, उसको रिड्यूस किया जाएगा। द हाइड्रोकार्बन चेन इज शॉर्टेंड बाय 3 कार्बन। और जो कार्बन नंबर 20 कार्बन नंबर 17 के ऊपर एक 8 कार्बन चेन थी, ठीक है, ब्रांच चेन, उसको उसमें से 3 कार्बन एटम्स को रिमूव किया जाएगा। 3 कार्बन एटम्स को रिमूव करने के बाद उसके एंड पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, एक कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया जाएगा। रिजल्टिंग कंपाउंड कोलिक एसिड एंड सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। और इस सारे प्रोसेस के बाद जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास आएगा उसको कोलिक एसिड या सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को ऐड किया एट मल्टीपल साइड्स ऑफ द स्टीरॉयड न्यूक्लियस, ठीक है। उसके अलावा जो कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान में एक डबल बॉन्ड था रिंग बी के अंदर, उसको रिड्यूस किया है। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन चेन जो कि कार्बन नंबर 17 के ऊपर 8 कार्बन चेन थी, वहाँ से हमने 3 कार्बन को रिमूव करके उस एंड पे हमने एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH जो ग्रुप है उसको अटैच करवा दिया है। रिजल्टिंग कंपाउंड इन सारे चेंजिंग के बाद जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसको हम कोलिक एसिड और सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखें, ये कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जिस वक्त इस बाइल एसिड सिंथेसिस होती है, कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में क्या होगा, मल्टीपल साइड्स पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को ऐड किया गया। ये देखें, इस जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया गया, इस जगह पे किया गया, इधर ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर पहले से मौजूद होता है, ठीक है। इस जगह पे एक डबल बॉन्ड होता है, ये कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पे 6 होती है, ठीक है। इन दोनों कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड होता है, उस जगह पे क्या किया है, एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 17 है, इसके ऊपर 8 कार्बन 8 कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है, ब्रांच चेन होती है, ठीक है। उस ब्रांच चेन में से 3 कार्बन एटम्स को रिमूव किया गया और उस एंड के ऊपर एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप को ऐड करवा दिया गया। जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड है उसको कोलिक एसिड। क्या मसला है भाई, अपना माइक क्यों नहीं ऑफ कर रहे? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, sir. No. No, sir. उसके बाद सिंथेसिस ऑफ कंजुगेटेड बाइल सॉल्ट्स। अब बाइल सॉल्ट्स को किस तरह सिंथेसाइज किया जाएगा? बिफोर द बाइल सॉल्ट्स लीव्स द लिवर दे आर कंजुगेट टू अ मॉलिक्यूल ऑफ आइदर ग्लाइसिन और टाउरिन, ठीक है। जो बाइल सॉल्ट्स हैं, इससे पहले कि वो लिवर से बाहर जाएं, उनके अंदर उनको कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ कंजुगेट किया जाता है, कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ उनको मिला दिया जाता है। उनमें से एक ग्लाइसिन है और दूसरा टाउरिन है। एन अमाइड बॉन्ड इज इंसर्टेड, अमाइड और पेप्टाइड, ठीक है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, इज इंसर्टेड बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द बाइल एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है बाइल एसिड का, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ग्रुप, इस जगह पे क्या करना है, बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द बाइल एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ द एडिड कंपाउंड। जो हमने अमाइनो जो कंपाउंड हम ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाउरिन है या ग्लाइसिन है, ठीक है, उनका जो अमाइनो ग्रुप है NH3 ग्रुप, ठीक है, उसके दरमियान एक बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, अमाइड बॉन्ड। दीज न्यू स्ट्रक्चर इंक्लूड ग्लाइकोकोलिक एंड ग्लाइकोसिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। जब हम ये वाले स्ट्रक्चर्स ऐड करेंगे, यानी कि ग्लाइसिन और टाउरिन को इस जगह पे हम ऐड करवाएंगे, ठीक है, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकोलिक एंड ग्लाइकोसिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड एंड टाउरोकोलिक और टाउरोसिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा ऑन द बाइल सॉल्ट। अब बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। रेडी होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो उन बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड के साथ क्या करेंगे उसको हम देखते हैं।
बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन कैन रिमूव ग्लाइसिन एंड टाउरिन फ्रॉम द बाइल सॉल्ट्स। जो इंटेस्टाइन का हमारा नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मली जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रिसाइड करते हैं बैक्टीरियाज, वो क्या करेंगे कि ग्लाइसिन और टाउरिन को कार्बोक्सिल एंड से उसको रिमूव करेंगे, रीजनरेटिंग बाइल एसिड्स, और बाइल एसिड को दोबारा रीजनरेट कर देंगे। ठीक है, ये क्या किया था हमने, बाइल एसिड के साथ ग्लाइसिन को इधर ऐड करवा दिया था या टाउरिन को ऐड करवा दिया था। ठीक है, जो नॉर्मल फ्लोरा है हमारी गट का, उसने क्या किया है कि उन ग्लाइसिन को और टाउरिन को यहाँ से दोबारा रिमूव करवा के इसको इसकी इस ओरिजिनल हालत में रीजनरेट कर दिया, यानी कि दोबारा बाइल एसिड में कन्वर्ट करवा दिया। कन्वर्टिंग सम ऑफ द प्राइमरी बाइल एसिड्स इनटू सेकेंडरी बाइल एसिड्स बाय रिमूविंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोड्यूसिंग डीऑक्सीकोलिक एंड फॉर्म कोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड फ्रॉम सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। यानी कि ये वाले जो हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किए हैं, अगर इनको रिमूव करवाएंगे तो उसके नतीजे में क्या बन सकता है, डीऑक्सीकोलिक एसिड, यानी कि वहाँ से हमने क्या किया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड रिमूव करवा दिया है, तो उसकी वजह से डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड ये कहाँ से बनेगा, कोलिक एसिड से। उसके अलावा लिथोकोलिक एसिड फ्रॉम सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, जो सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड है वहाँ से जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम रिमूव करवाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिथोकोलिक एसिड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सेक्रेशन ऑफ बाइल साल्ट्स इनटू द बाइल, देयर पासेज थ्रू द ड्यूडेनम। ठीक है, बाइल सॉल्ट जो है वो बाइल के अंदर सिक्रीट होंगे और वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे, वेयर सम आर कन्वर्टेड टू बाइल एसिड। वहाँ पे जो कुछ बाइल सॉल्ट्स होंगे इस प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे क्या होंगे, बैक्टीरिया उसमें से ग्लाइसिन और टाउरिन को जब रिमूव करवाएंगे तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाइल एसिड के अंदर। वेयर सम आर कन्वर्टेड टू बाइल एसिड, देयर अपटेक इन द आइलियम, उनको दोबारा जो आइलियम से उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एंड सब्सिक्वेंट रिटर्न टू द लिवर, और उनको दोबारा लिवर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा एज अ मिक्सचर ऑफ बाइल एसिड्स एंड सॉल्ट्स इज टर्म्ड द इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। यानी कि वो दोबारा उनको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा और दोबारा लिवर के अंदर उसको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, यानी कि लिवर से बाइल एसिड बाइल सॉल्ट जो होंगे वो बाइल के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आए इन द ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम से उन्होंने जो भी अपना काम करना था एमल्सिफिकेशन का वो किया, उसके बाद बैक्टीरिया ने बाइल सॉल्ट्स में से ग्लाइसिन और टाउरिन को रिमूव करके उनको दोबारा बाइल एसिड्स में कन्वर्ट किया, बाइल एसिड्स आगे जाके आइलियम में आइलियम के थ्रू दोबारा रीअब्जॉर्ब हुए, रीअब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा किस जगह पे आ गए, लिवर के अंदर। इस साइकिल को इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए यहाँ से जो बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं बाइल डक्ट के थ्रू किधर जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उन्होंने जो भी उनका काम था, ठीक है, इमल्सिफिकेशन करवाना, जो भी उनका काम था उन्होंने पूरा किया, वो मैं सारा पहले डिटेल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, काम करने के बाद वहाँ से बैक्टीरिया ने जो भी करना था, टाउरिन को रिमूव किया, ग्लाइसिन को रिमूव किया, ग्लाइसिन को रिमूव करने के बाद उनको दोबारा सेकेंडरी बाइल एसिड में कन्वर्ट किया, सेकेंडरी बाइल एसिड आगे आइलियम के अंदर पहुंचा, आइलियम के अंदर दोबारा वो ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हुआ, रीअब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा लिवर के अंदर आया। इस सारे साइकिल को, यहाँ से इधर को गया, इधर से दोबारा वापस इधर ही आ गया, इस साइकिल को इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से पर डे यानी कि बाइल 15 to 30 ग्राम बाइल सॉल्ट्स पर डे, यानी कि बाइल सॉल्ट्स पर डे प्रोड्यूस होके इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के अंदर इंटर होते हैं। इसी तरह पोर्टल सर्कुलेशन 15 to 30 ग्राम बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स पर डे, और 15 to 30 ग्राम बाइल एसिड्स जो होते हैं, बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं, वो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू दोबारा लिवर के अंदर वापस पहुंचाए जाते हैं। 15 से 30 ग्राम इंटेस्टाइन के अंदर सेंड किए जाते हैं और इधर से इतने ही ऑलमोस्ट इतने ही दोबारा लिवर के अंदर रीअब्जॉर्ब करके सेंड किए जाते हैं। ठीक है, फीकल एक्सक्रीशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स 0.5 ग्राम पर डे के हिसाब से 0.5 ग्राम बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, उनको फीसिस के थ्रू जिस्म से बाहर एक्सक्रीट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. बाइल sir. सॉल्ट डेफिशिएंसी, बाइल सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी कब हो सकती है? इन केस ऑफ कोलिलिथियासिस,
जब गॉल स्टोन्स होंगे। इफ secretion of bile salt is disrupted and more cholesterol is present, then can be solubilized by the bile salts. The cholesterol may precipitate in the gallbladder, leading to cholesterol gallstones disease। ठीक है, क्या होगा कि अगर बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाइपर सेचुरेट है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल ने कुछ टाइम के लिए स्टे करना होता है, ठीक है। जिस टाइम पे हम फूड इनटेक करेंगे उस टाइम पे सीसी के रिलीज होगा, जब फैट रिच जो डाइट है वो हमारी ड्यूडिनम में आएगी, ठीक है, तो ड्यूडिनम से सीसी के रिलीज होगा, सीसी के ने कोलिसिस्टोकाइनिन ने आके जो ब्लैडर होगा उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ से फिर बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, ठीक है। तो जब तक हम कोई फूड इनटेक नहीं कर रहे वो उसी तरह गॉल ब्लैडर के अंदर स्टे करेगा। अगर उसके अंदर इस बाइल के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल नीचे प्रेसिपिटेट करेगा। जिस वक्त वो प्रेसिपिटेट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये क्या कर सकता है, स्टोन बना सकता है। और वो स्टोन आगे में भी जो गॉल ब्लैडर की नेक है उसको अक्लूड कर दें, में भी वो आगे जो बाइल डक्ट है उसके अंदर चले जाएं, ठीक है। अगर स्टोन का साइज़ छोटा है, अगर वो बाइल डक्ट के अंदर चले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो बाइल डक्ट को अक्लूड कर देंगे, बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देंगे। जब बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देंगे तो उससे बाइल सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा सकेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? No, sir. No, sir. No, sir. डिसऑर्डर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं। फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया यानी कि विरासती तौर पे कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी और मेल फंक्शन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर्स। या तो उनके अंदर एलडीएल रिसेप्टर्स कम होंगे, या मेल फंक्शन होंगे, या बिल्कुल ही नहीं होंगे, ठीक है। या तो एलडीएल रिसेप्टर्स का जो लेवल है वो कम होगा, या वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे, या बिल्कुल ही सिरे से होंगे ही नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस स्पेसिफिक पर्सन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो सकता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ठीक है। प्लाज्मा एलडीएल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर एलिवेटेड, यानी कि जिस टाइम पे ये वाला इशू होगा उस टाइम पे प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल का जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अथीरोस्क्लेरोसिस, जब प्लाज्मा का लेवल प्लाज्मा के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा, वो जाके ब्लड वेसल का जो इंटीमल लेयर होगी उस जगह पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स इन द आर्टीरियल वाल, ठीक है, आर्टीरियल वाल के अंदर वो जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको अथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेक which will cause endothelial injury, which will lead to ischemic heart disease और coronary artery disease और stroke, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि आर्टीरियल वाल के अंदर जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ से प्लेक फॉर्मेशन होगी, प्लेक फॉर्मेशन होगी तो उससे एंडोथेलियल इंजरी के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब एंडोथेलियल इंजरी के चांसेस इंक्रीज होंगे तो वहाँ से थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिना का चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिना की वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, अगर वो जो थ्रम्बस होगा वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। दिल की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर अगर वो चला जाएगा, उसमें जाके जिस एरिया को ब्लॉक करेगा, उस एरिया के जो जिस एरिया को वो आर्टरी सप्लाई कर रही होगी उस स्पेसिफिक एरिया की डेथ हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज करवा सकता है। अगर वो ब्रेन में चला जाए तो उससे स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली जिस जगह पे जाएगा उस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, एलडीएल रिसेप्टर डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकता है? एलडीएल रिसेप्टर डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। जीन फॉर एलडीएल रिसेप्टर ऑन द क्रोमोसोम नंबर 19, जो एलडीएल रिसेप्टर के लिए जीन होती है जो एक्सप्रेस होके एलडीएल एक्सप्रेस होगी तो वहाँ से क्या होगी, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी। डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वहाँ से मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, राइबोसोम्स उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद वहाँ से जो एक प्रोटीन बनेगा जो कि एक्ट करता है एज अ एलडीएल रिसेप्टर, वो जाके अपनी जगह पे बाइंड होगा वहाँ से, यानी कि फिर क्या होगा, ये अपना काम करेगा। जीन फॉर एलडीएल रिसेप्टर इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 19, ये वाली जो जीन होती है क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर मौजूद होती है।
एक्सट्रीमली हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इस अगर ये जीन जो रिसेप्टर है वो डेफिशिएंट होंगे तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज होगा तो उससे क्या हो सकता है, ज़ेंथोमास आर मोस्ट कॉमन वेरी अर्ली, यानी कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होगा स्किन के अंदर जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको ज़ेंथोमास बोलते हैं। ये देखें, ये पिन्ना के जो बैक साइड है उसी का पे डिपॉजिट हुआ है, लेग पे हो सकता है, बैक ऑफ द नेक पे हो सकता है, जो आईब्रो है उस जगह पे हो सकता है, हैंड्स पे हो सकता है, फीट पे हो सकता है, यानी किसी भी जगह पे हो सकता है। और इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है इससे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Xanthomas are lesions on the skin containing cholesterol and fat। जो xanthomas होते हैं ये स्किन की एक लीजन है जिसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपॉजिट होते हैं। दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म का कोई डिफेक्ट होगा और उसकी वजह से ये बॉडी में आके डिपॉजिट होंगे। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया में एलडीएल रिसेप्टर डेफिशिएंसी 420 डिफरेंट म्यूटेशंस आइडेंटिफाइड। अब तक 420 डिफरेंट म्यूटेशंस, ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। एलडीएल रिसेप्टर एक्टिविटी 0 to 25% ऑफ द नॉर्मल। जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वेरी करता है कि कुछ में एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ में 0 से लेके 25 तक, यानी कि किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 25 है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ तक नोट की गई है, ठीक है। उसके बाद है क्लासेस ऑफ एलडीएल रिसेप्टर म्यूटेशन। नो रिसेप्टर्स एट ऑल। फर्स्ट क्लास में क्या है कि एलडीएल रिसेप्टर्स जो हैं वो सीरियस हैं ही नहीं। नंबर 2 पे क्या है, ब्लॉकेज ऑफ रिसेप्टर फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी अपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रिसेप्टर्स पड़े हैं वो गोल्जी अपरेटस तक नहीं पहुंच रहे, ठीक है। रिसेप्टर्स डज नॉट बाइंड एलडीएल नॉर्मली। तीसरे नंबर पे जो डिफेक्ट हो सकता है कि रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद हैं लेकिन वो एलडीएल के साथ प्रॉपरली बाइंड नहीं हो रहे। जब तक वो बाइंड नहीं होंगे उस टाइम तक उनकी जो डोमेन है वो काम नहीं करेगी, उस टाइम तक वो अपना जो उनका फंक्शन है वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। रिसेप्टर डज नॉट एक्यूमुलेट इन द क्लेथरीन कोटेड पिट। क्लेथरीन कोटेड पिट के बारे में मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ जब हमने एलडीएल की मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की थी, ठीक है। तो अगर तो ये रिसेप्टर क्लेथरीन कोटेड पिट के अंदर मौजूद होंगे तो ही इनका फ़ायदा है, ठीक है। जब क्लेथरीन कोटेड पिट के अंदर आके एलडीएल उनके साथ बाइंड होगा वो उसको इन्वेजिनेट करेंगे, उसको इंटरनलाइज करके वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। और वही सारा प्रोसेस एंडोसोम के थ्रू जो रिसेप्टर्स होंगे वो दोबारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चले जाएंगे। जो क्लेथरीन प्रोटीन होगा वो भी दोबारा रिसाइकिल होकर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके दोबारा क्लेथरीन पिट बना देगा, ठीक है। और जो हमने इनगल्फ किया था एंडोसोम की फॉर्म में उसके ऊपर क्या करेंगे, इंजाइम फेंकेंगे, लाइसोसोमल इंजाइम जो उसकी ब्रेक डाउन करवा के उसको कोलेस्ट्रॉल को आगे डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज करवा देंगे, ठीक है। एलडीएल को आगे डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज करवा देंगे, कोलेस्ट्रॉल में, फ्री फैटी एसिड में, ठीक है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के अंदर वो अकॉर्डिंगली वो जो भी प्रोडक्ट होगी उसमें से सेल उसको रीयूज़ कर देगा और जिसको उसने बाहर फेंकना होगा यानी कि बाहर निकालना होगा, एक्सक्रीट करना होगा, उसको एक्सक्रीट कर देगा। 5 रिसेप्टर्स, 5 में क्या होगा, रिसेप्टर्स फेल्स टू रिलीज एलडीएल आफ्टर इंटरनलाइजेशन एंड डज नॉट रिसाइकल टू द सेल सरफेस। और नंबर 5 पे जो म्यूटेशन हो सकती है उसमें क्या है कि जब हमने एलडीएल को इंटरनलाइज कर लिया तो जो रिसेप्टर्स थे एलडीएल रिसेप्टर्स वो उसको छोड़ ही नहीं रहे, इंटरनलाइज करने के बावजूद वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब तक वो उसके साथ जुड़े हुए हैं उस टाइम तक उसके ऊपर लाइसोसोमल एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी वो सेल के अंदर तो आ जाएगा लेकिन उसकी हम मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये कुछ क्लासेस हैं एलडीएल रिसेप्टर म्यूटेशन की। अब हम देखते हैं कि उन्हीं चीज़ों के आगे एक्सप्लेन किया गया कि क्लास 1 में क्या है कि कोई रिसेप्टर है ही नहीं, ठीक है। क्लास 2 में क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद तो हैं लेकिन वो गोल्जी ऑपरेटर्स तक नहीं पहुंच रहे क्योंकि गोल्जी ऑपरेटर्स आगे उन रिसेप्टर्स को सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। जब तक वो गोल्जी ऑपरेटर्स तक नहीं जाएंगे सेल मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे नंबर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे था कि वो अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है। ये इनकी प्रॉपर जगह होती है, ये क्लेथरीन पिट इस जगह पे होंगे तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। जब तक इस जगह पे हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, इसको इंटरनलाइज नहीं करवा सकेंगे, ठीक है।
उसके अलावा चौथा था कि ये इम्प्रॉपरली इसके साथ बाइंड होंगे एलडीएल के साथ। जब तक ये प्रॉपरली बाइंड नहीं होंगे तब तक इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं आएंगी। जब तक कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं आएंगी ये इसको इंटरनलाइज नहीं करवा सकेंगे इस तरह। जब तक इंटरनलाइज नहीं करवाएंगे एलडीएल की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, वो ब्लड के अंदर ही घूमता फिरेगा। ठीक है। उसके बाद जो 5वें नंबर पे था वो ये था कि इसको इंटरनलाइज करवाने के बाद ये जो रिसेप्टर्स हैं, नॉर्मली होना ये चाहिए था कि ये रिसेप्टर्स इसको छोड़ के दोबारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके लग जाएं, यानी कि ये दोबारा रिसाइकल हो जाएं। लेकिन हुआ ये है कि ये इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, इन्होंने इसके साथ कोवलेंटली बॉन्ड हो गए हैं। जब तक ये इसके साथ कोवलेंटली बॉन्ड है, इसके ऊपर लाइसोसोमल एंजाइम्स एक्ट नहीं करेंगे। जब तक लाइसोसोमल एंजाइम्स एक्ट नहीं करेंगे तो ये एंडोसोम के अंदर इसी तरह पड़ा रहेगा, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। ठीक है, ये इसके कुछ म्यूटेशंस हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे? डाइटरी इंटरवेंशंस, वेट लॉस एंड एक्सरसाइज, ये है नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या है कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है। ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को कहना है कि अपना वेट जो है वो रिड्यूस करे, एक्सरसाइज का इंकरेज करना है। अलोन ओनली मॉडरेटली सक्सेसफुल। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये वाले काम करेंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, एक्सरसाइज, तो ये मॉडरेटली सक्सेसफुल है। इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। ठीक है। उसके अलावा कोलेस्ट्रोल लॉयरिंग ड्रग्स, डाइटरी मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, एक्सरसाइज के अलावा कोलेस्ट्रोल लॉयरिंग ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि कोलेस्ट्रोल का लेवल ब्लड के अंदर डिक्रीज करेंगी। इन कम्बिनेशन विद डाइट विल कॉज अप रेगुलेशन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर। अगर इन ड्रग्स को डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ यूज़ किया जाए तो ये क्या करेंगे कि एलडीएल रिसेप्टर्स को अप रेगुलेट करेंगे। एलडीएल रिसेप्टर्स का जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट पावरफुल स्टेटिन्स लिपिड लोअरिंग जो ड्रग्स हैं उनकी क्लास का नाम है स्टेटिन। ठीक है। मोस्ट पावरफुल स्टेटिन्स एट हाईएस्ट डोजेज विल रिजल्ट इन 60% रिडक्शन इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। जो सबसे पावरफुल जो स्टेटिन है, जो लिपिड लोअरिंग ड्रग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के अंदर रिड्यूस कर सकती है। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 में से वो 60 को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 की सेल के अंदर ले जाकर उनकी मेटाबॉलिज्म करवा सकती है। अच्छा, HMG को इरिडक्टेज इनहिबिटर, ये जो स्टेटिन्स होते हैं ये इस एंजाइम HMG को इरिडक्टेज, जो कि इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है ड्यूरिंग कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, इस एंजाइम को इन्होंने इनहिबिट करना होता है। 18 to 55% रिडक्शन इन LDL कोलेस्ट्रॉल, इससे क्या होगा कि 18 से 55% तक LDL कोलेस्ट्रॉल के अंदर कमी हो सकती है। इंक्रीज इन HDL एंड डिक्रीज इन ट्राइग्लिसराइड्स, और इन स्टेटिन्स की वजह से जो HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ा इंक्रीज आ सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो TGAs हैं, ट्राइसैलग्लिसरॉल हैं, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रिड्यूसेस सेलुलर कोलेस्ट्रॉल पूल। इससे क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है उसको हम इनहिबिट कर देंगे, उससे क्या है कि रिड्यूसेस इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल पूल, उससे जो सेलुलर कोलेस्ट्रॉल पूल है, सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसका लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि हम सेल के अंदर न्यू कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोक रहे हैं। जब उसको रोकेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो दूसरा कोलेस्ट्रॉल है आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ होगा, यूज़ होने के बाद सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो गया एंड अप रेगुलेट्स LDL रिसेप्टर। उसकी वजह से क्या और उसके अलावा ये जो ड्रग हैं ये क्या कर सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल के जो रिसेप्टर्स हैं उनको अप रेगुलेट करती हैं। ठीक है। उनका जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगी, उनको स्टिमुलेट करेंगी। स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन स्टेटिन ड्रग्स, ये जो स्टेटिन लिपिड लोडिंग ड्रग्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स दी गई हैं। ठीक है। कौन कौन सी हो सकती हैं? एटोरवास्टेटिन, रोजवास्टेटिन, मेवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, ये ड्रग्स के नाम है जो लिपिड लोडिंग ड्रग्स हैं। स्टेटिन ड्रग्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ HMG को ए। ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि आप फार्मा के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चरल एनालॉग हैं, सेम स्ट्रक्चर होने की वजह से ये उसके रिसेप्टर साइड पे जाके उसको इनहिबिट करेंगे। जेंथोमाज, मैंने पहले भी इसकी थोड़ी डेफिनेशन बता दी है, दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेज्ड वैक्सी अपीयरिंग ऑफन येलो स्किन लीजन्स। ठीक है। स्किन के ऊपर होंगे, रेज्ड होंगे, आपको रेज बम्प्स मिलेंगे। वैक्सी इन अपीयरेंस,
दिखने में ये वैक्सी होंगे और यूजली येलो कलर के होंगे, एसोसिएटेड विद हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। और ये मोस्टली उस वक्त होते हैं जिस वक्त पेशेंट जो है हाइपरलिपिडेमिक होगा, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम क्लास